नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी का पेपर है 2012 का प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं पीवाईक्यू, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, लेकिन हम इसमें कवर करने वाले हैं 50 क्वेश्चन, यानी कि पूरे पेपर को हम 2 बार में कवर करेंगे, यानी कि जैसे कि पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। ठीक, इसमें देखेंगे हम 2012 से लेके 2025 तक, 2012 से 2025 तक देखने वाले हैं। ठीक, और आपका जो पीसीएस का यूपी पीसीएस के जो पेपर हैं वो हम करा चुके हैं पीवाईक्यू, तो वहाँ से आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, चलिए, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 200 मार्क्स का होता है ये पेपर। ठीक है, टाइमिंग 2 घंटे रहती है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है पंचायत के बारे में है, और अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका और शक्ति है। ऑप्शन है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति है। सेकंड है, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। और तीसरा है, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्व सर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। अब ऐसी ऑप्शन में दिए हमें केवल 1 और 2 और 3 और 1 और 3। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका 1 और 2। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, और ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड वाला राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, जो सार्वजनिक महत्व के मुद्दे होते हैं, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु ये लाया जाता है। यदि हम इसके बारे में और जानें, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। स्थगन जो होता है, स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ठीक है, पारित किया जाता है। इसमें जो है 50 सदस्यों की अनिवार्यता है। ठीक है, 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, और इस लगभग 2-2.5 घंटे तक इसमें बहस होती है। ठीक, और ये 1935 के अधिनियम से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि एनबीए, नेशनल बायोडायवर्सिटी और अथॉरिटी, भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? एनबीए कृषि के संरक्षण में। तो ऑप्शन में पहला, एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। अब यदि हम देखें दूसरा ऑप्शन, तो एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। और तीसरा ऑप्शन है, एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैव संसाधनों में संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ये था, एनबीए जैव चोरी को रोकता है और देशी परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। तो पहला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम एनजीटी के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के बारे में, जो 2010 में आया था। उसके संबंध में पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे? ऑप्शन है इसमें
देखिए ऑप्शन है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूपीय जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अनुच्छेद 275 वन के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूपीय। और थर्ड है इसमें अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ग्राम सभा की सभी शक्तियों और कार्यों का अनुरूपीय। ठीक, ऑप्शन भी देख लेते हैं। 1 और 2 वही हैं, 1 और केवल 1 और 2, 2 और 3 और 1 2 3। कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें केवल एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट वाला, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार का अंग माना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए राइट। ठीक, चलिए यदि हम इसके एनबीए के बारे में और जाने, ये हमने पढ़ा था राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बारे में। यदि कुछ जाने तो जैसे कि ये पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आता है और जो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, वो हुई थी 2003 में हुई थी। वैधानिक स्वायत्त निकाय माना जाता है। ठीक, इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि किसके द्वारा चुना जाता है, भारत सरकार के द्वारा चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि हम अभी एनजीटी के बारे में बात करें तो एनजीटी जो आई थी वो 18 अक्टूबर 2010 में आया था। ये अधिनियम 18 अक्टूबर को आया था। तो ये डेट भी पूछ ली जाती है, फिक्स डेट कभी कभी, लेकिन इसमें नहीं पूछी जाएगी क्योंकि ये जो चलता है यूपीएससी ये कॉन्सेप्ट बेस पे चलता है। फैक्ट बहुत कम ही से पूछे जाते हैं। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है, जैसे उद्देश्य की बात करें, पर्यावरण से जुड़े कानूनी अधिकार को लागू करना और पर्यावरण क्षति के लिए व्यक्तियों और संपत्तियों को राहत और मुआवजा देना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। और थर्ड है हिमालय से उद्गमित सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जोड़ दी जाएंगी। और फोर्थ ऑप्शन है इसमें सरकार कृषकों द्वारा भौम जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे हुए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट वहन किए जाएंगे और व्यय की पूरी तरह प्रतिपूर्ति करेगी। तो कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए पहला और दूसरा राइट होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। किस पे विचार करने को कह रहा है? डीपीएसपी पर विचार करने के लिए बोल रहा है। ठीक, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना और ग्राम पंचायतों को संगठित करना, और क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना और सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। लेकिन वो पूछा क्या गया है? गांधीवादी सिद्धांत पूछे गए हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना है। डीपीएसपी के बारे में पूछा गया और गांधीवादी सिद्धांत के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन होंगे हमारे? इसमें होगा एक तो ये हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। ठीक, अब यदि और देखें इसमें कौन सा हो जाएगा? ग्राम पंचायतों को संगठित करना। 2 और 3 हो जाएगा इसमें। 2 और 3 ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। यदि बात करें हम ग्राम पंचायतों के गठन की तो किस में आता है? 40 में,
और समान नागरिक संहिता की बात करें तो किस में आता है, 44 आर्टिकल 44 में। और यदि आर्टिकल 43 की बात करें तो उसमें आता है क्या, कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। और निर्वाचन, दूसरा है निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। और तीसरा है भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। कौन सा राइट होगा इसमें? संघ और राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, ये तो नहीं होगा। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में, ये भी नहीं होगा। और भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, नहीं, लोकसभा होती है प्लस राज्यसभा होती है और प्लस जो होता है राष्ट्रपति होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा इस तरीके से देखें तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन हो जाएगा डी, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन बताने हैं। ऑप्शन है, उपभोक्ताओं को खाद की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। सेकंड है, उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। और थर्ड है, उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकार उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, उपभोक्ताओं को खाद की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है, सही है ये। और यदि उपभोक्ता मंच में अपने लिए शिकायत दर्ज करता है तो इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती, ये गलत है। और यदि देखा जाए उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है, ये भी है। ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, 1 और 3। ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट, सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है उसके विषय में दिया गया है, उस कथनों पर विचार करने हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ऑप्शन फर्स्ट है। और सेकंड ऑप्शन है, यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। और थर्ड है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है और ये भी नहीं है। और ऑप्शन हो जाएगा हमारा केवल थर्ड, ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो कौन कौन आते हैं? ऑप्शन है, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। सेकंड है, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। थर्ड है, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद। और फोर्थ है, 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये तो है। संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल में चुनाव के बाद विवाद, ये नहीं होगा। और यदि देखा जाए भारत सरकार किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद, ये हो सकता है। और 2 या अधिक, ये नहीं हो सकता है। तो कौन सा होगा? 1 और 3। 1 और 3 नहीं है ना, तो इसमें होगा फिर ये कट कर दो, तो इसमें होगा आपका 1 और 4, 2 या अधिक राज्यों के क्षेत्रों के बीच विवाद। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करना है। जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप। जीव प्रकारों में से किसकी या किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? जीवाणु है, कवक, पुष्पीय पादप, तीनों होंगे इसमें। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन है, जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। कथन कौन सा सही है, इसमें यह बताना है। तो कौन सा सही होगा? नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी का उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन सही है ये। ठीक, अब जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये गलत हो जाएगा। अब ये भी देखें तीसरा ऑप्शन, जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्वहन इंजनों में नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी किरण की भूमिका क्या है? क्या भूमिका है? क्या भूमिका है? ऑप्शन है, यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय और नष्ट कर देता है। सही बात है, यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है, अति चालता को दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार लाती है। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, ग्राफीन आजकल प्राय सुर्खियों में रहता है, उसका महत्व क्या है? वह एक आयामीय पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। सही है। वह अब जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। यह भी सही है। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है। नहीं, पूर्णतः सिलिकॉन से नहीं बना होता है, उसकी चक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। ये गलत हो जाएगा आपका। उसका टच स्क्रीन, एलईडी और कार्बनिक लेड के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आपका राइट है। ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? 1 2 4। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन है आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचवा शीशा यानी लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का उपयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? प्रज्वलन इकाइयाँ, पेन, कलम और पेंसिल, ये तो नहीं होगा। और यदि देखें पेंट हो सकता है, प्रज्वलन इकाइयाँ हो सकती हैं, और गैस तेल प्रसाधन सामग्री, ये नहीं होगा। ऑप्शन होगा आपका 1 और 3। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्टेम कोशिका यानी कि स्टेम सेल के बारे में है। कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है हमारे पास में, स्टेम कोशिका केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन, यदि हम पहला काट दें तो किस किस में है? एक तो ये कट जाएगा और एक ये कट जाएगा। हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? 2 बचे। अभी मानो स्टेम कोशिका नई औषधियों को ये परखने के लिए प्रयोग की जाती हैं, ये सही है। और स्टेम कोशिका चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जाती है, ये भी ठीक है। दोनों ठीक हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन हिराशक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसमें सुघट्य फोम के निर्माण में होता है, बिल्कुल होता है। और यदि ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है, बिल्कुल होता है। और यदि नहीं, ये ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में नहीं होता है। ठीक, और कुछ विशिष्ट
ये होता है, और कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है, ये भी ठीक है। और एरोसोल कैन में दबावकारी एजेंट के रूप में होता है, ये भी ठीक है। 1, 3 और 4 ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या क्या विवक्षाएं हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास में, यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा, ये गलत है। और ऐसे एंटी द्रव्य निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा, सही है। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा, ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस या किन परिघटना या परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? ऑप्शन है, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता लगाना, ठीक, सही है। और यदि देखें अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन करना, ये भी ठीक है। अंतरिक्ष में क्षुद्रग्रहों की गति, ये नहीं होगा। अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन होगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युतावेश कणों यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? तो किस कारण नहीं पहुंच पाते हैं? ये पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है, इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्राचीन काल भारत में वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ठीक है। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ऐसा नहीं है। 5वीं शती ईस्वी में कोण के जिया का सिद्धांत ज्ञात था, ये ठीक है। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी ठीक है। 1, 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान थे? तप और भोग की अतिका प्रहार, वेद ग्रामण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, क्या हो जाएगा इसमें राइट? तो तप और भोग की अतिका प्रहार तो नहीं होगा, और वेद ग्रामण्य के प्रति अनास्था ये हो सकता है, और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध ये भी होगा। 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। मूलतः समावेशी निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? तो कौन कौन से कहे जा सकते हैं? देखिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना, ये नहीं होगा, ये इसका अंग नहीं माना जाएगा। और सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समिति संगठित करना, ये ठीक है। जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, ये भी ठीक है। दोपहर का भोजन या योजना का सशक्तिकरण करना, ये भी ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका 2, 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नागर, द्रविड़ और बेशर ये क्या है? अब डायरेक्ट आपको पता है शैलियाँ हैं, तो कोई क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिए थे, क्योंकि कांग्रेस के 4 अन्य प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। ये गलत है। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से प्रति मंत्रिमंडल का कार्य करना असंभव हो गया था। उनके प्रांत में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। ये भी गलत। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट, तीनों में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं बताइए, कमेंट करिए। देखिए, स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, ये ठीक है। गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना, ये भी ठीक है। पोषण और प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, ये भी ठीक है। लेकिन बच्चों के प्रसव कराना, ये गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, 1, 2, 3। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं देखनी है हमको। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था नहीं है। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है। 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी राइट। देखिए, इनके लिए जो वो बनाया गया था पृथक निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था की गई थी, वो की गई थी, कब की गई थी? 1909 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है, क्या था? तो क्या उत्तरदायी कारण था? बंगाल के क्षेत्र में इसमें था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। बताइए। देखिए, पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया ये अंबेडकर से संबंधित नहीं है। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये जो है भीमराव अंबेडकर ने स्थापना की थी इनकी। तो 2 और 3 ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। यदि देखा जाए कब इसकी स्थापना हुई थी पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की, तो इसकी जो स्थापना है वो 1947 में हुई थी। किसने की थी? केशवराव जयदेव ने की थी और तुलसीदास यादव ने की थी। ठीक, वामपंथी राजनीतिक दल से संबंधित है ये। यदि बात करें हम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना जो की थी वो 1936 में हुई थी। कहाँ? बम्बई। और उद्देश्य क्या था? दलितों, भूमिहीनों और औद्योगिक मजदूरों के अधिकार की रक्षा करना था। ठीक, यदि बात करें ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो कौन कौन से किए जाते हैं? तो जैसे कि संसद है, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्प को सुधारने के लिए किस प्रकार के प्रयास करता है?
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसमें होगा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग और कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके, ये ठीक है। और यदि बात करें कृषक और निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल, पंप सेट और लघु सिंचाई संयंत्र देकर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी राइट, यानी कि केवल 2 राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सम्मिलित हैं? तो कौन कौन से सम्मिलित हैं? इसमें पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवाओं से वंचन, राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता, ये नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और जीडीपी की विकास दर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन होगा हमारा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग का सुस्पष्ट विशिष्टता या विशिष्टताएं हैं? कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं? वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाए जाने का अभिकल्प और इस प्रस्तावित अभिकल्प के संचालन से संबंध क्षतिपूर्ति पैकेज, भारत के जनांकीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजन करने की योजना। तो कौन सा राइट होगा इसमें? और केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण, ये ऑप्शन राइट है। और इसमें आपका ये ऑप्शन राइट है एक, और ये आपका गलत है। 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजन करने की योजना, ये नहीं है। तो आपको 1, 3 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी राइट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे कमेंट करिए और बताइए क्या इसमें हो सकता है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल की है या की हैं? तो कौन कौन सी की हैं? राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना, एकल खिड़की और मंजूरी, सिंगल विंडो सिस्टम में सिंगल विंडो क्लियरेंस, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, विकास कोष की स्थापना। तो तीनों हो जाएंगे इसमें। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के समय रखने के काम आती हैं? तो कौन कौन सी हैं? संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत करना, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, अनुपूरक अनुदानों और लेखानुदानों का प्रावधान करना, और संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समाविष्ट आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन और संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए ये भी है ऑप्शन, विनियोजक विधेयक के बारे में भी ये भी ठीक है, अनुपूरक अनुदानों के बारे में भी ठीक है, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समाविष्ट ये वाला गलत हो जाएगा, और संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना ये सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 5 ऑप्शन कौन सा होगा? ए राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 36 हो गया ना, 37 क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में देखें तो किसानों द्वारा लगान सीधा सरकार को दिया जाता था, और सरकार रैयत
को पट्टे देती थी और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। कौन सा राइट होना चाहिए इसमें? इसमें तीनों राइट हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। ठीक, रैयत बंदोबस्त जो था किसके द्वारा लाया गया था? तो थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था। कब? 1820 में लाया गया था। सर्वप्रथम जो सिफारिश की थी रैयत वाड़ी बंदोबस्त की, तो वो किसने की थी? चार्ल्स रीड के द्वारा सर्वप्रथम सिफारिश की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के संबंध में जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार करना है। ठीक, इनको क्रम में लगाना है। बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, सबसे पहले आएगा उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। ठीक, सेकंड पे यदि हम देखें तो निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। पहले पे ये आया, दूसरे पे ये आया और तीसरे पे ये आएगा। ठीक, निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, 3, 1, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भार 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित हैं? तो कौन कौन से सम्मिलित होंगे? देखिए, सीमेंट है, उर्वरक भी है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद भी है, लेकिन वस्त्र उद्योग नहीं है। वस्त्र उद्योग नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी एसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। एक होता है फंडामेंटल ड्यूटी, जो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए। एक होता है फंडामेंटल राइट्स, ये होते हैं मौलिक अधिकार, जो कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। ये आपको पता होने चाहिए, और जितनी अनुसूची हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण शहरी स्थानीय निकाय, पंचम सूची अनुसूची और षष्ठम अनुसूची और सप्तम अनुसूची, तो इसमें सारे हो जाएंगे, सब शिक्षा पर प्रभाव डालेंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार सी बकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। और यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। सेकंड है, और इसमें पोषकीय मान होता है। यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। और फोर्थ है, इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। तो कौन सा कथन सही होगा इसमें? इसमें होगा आपका 1 और 3, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? पशुपालन के साथ साथ मत्स्यन, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं में से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। और सेकंड है, 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र के नेटवर्क के रूप में है। कौन सा सही होगा इसमें? ऊपरी दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है, तो वो है अरुणाचल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है। लोबिया, मूंग, अरहर कौन से दलहन हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है? चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा लोबिया और मूंग, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पहला है पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व और पृथ्वी का परिक्रमण। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें पृथ्वी का परिक्रमण नहीं होगा, बाकी 1 2 3 राइट, तीनों राइट हैं, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है आर्द्र भूमि के संदर्भ में। भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमियों के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। सेकंड है, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें आर्द्र भूमियों के देश का ये सही है और ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए केवल ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल, बाजरा वर्षा आधारित फसल हैं। कौन सी? बाजरा, तिल और मूंगफली ये तीनों जो हैं वर्षा आधारित फसल हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। क्वेश्चन है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। कौन कौन से? इसमें आपके 4 ऑप्शन राइट हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। क्वेश्चन है, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि वायुमंडल की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, और थर्ड है ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका फर्स्ट और थर्ड राइट हो जाएगा। ऑप्शन होगा सी राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है? कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। और उच्च प्राणी जिनके डिंबक पादप प्लवकीय होते हैं उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। तो इसमें होगा आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।